ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म वर्शिप कोड नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने ये सवाल पूछा और मैं आशा करता हूं ये वीडियो कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि जैसे आपको भ्रांति है, मतलब भ्रांति नहीं, जैसे आपकी प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत जगह पूछे जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? 1948 में लंबी चर्चा हुई थी, मेरे समझ से 23 नवंबर 1948 को इस पे डिबेट हुई है, 23 नवंबर को 1948 में 3 दिन लंबी चर्चा हुई। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई देश का विभाजन भले मजहब के आधार पे हो गया है, लेकिन हमारा सिविल कोड एक होगा। तो इस पे ये आया क्यों? क्योंकि 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा था, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा था और 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा था। हिंदुओं के लिए कोई नियम कानून था ही नहीं। हिंदू कोड बिल बना, और हिंदू कोड मतलब जैन बौद्ध सिख सब उसी में हिंदू ही कहलाते हैं, वो बना 1955 में। तो जब हिंदू कोड बिल बना तो भारत में संविधान था, भारत में सुप्रीम कोर्ट थी, भारत की अपनी खुद की संसद थी। पूरी चर्चा करने के बाद उन्होंने श्योर किया कि भाई महिला पुरुष के बाद कोई भेदभाव नहीं होगा, माता पिता के अधिकारों में कोई अंतर नहीं होगा, पति पत्नी के अधिकारों में कोई अंतर नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक और इसमें गलतफहमी है, हिंदू जैन बौद्ध सिख को यूनिफॉर्म सिविल कोड से रत्ती भर फायदा नहीं है, फिर भी हिंदू जैन बौद्ध सिख कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और जिसको सबसे ज्यादा फायदा है वो इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जिधर बीमारी है, जहां दवाई की जरूरत है, वो कह रहे हैं हमको दवा नहीं चाहिए, हम बीमार ठीक है, और जो लोग स्वस्थ हैं कह रहे हैं काम करो, दवाई दो दवाई दो दवाई दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड से 10 चीजें बदलेंगी, मैं आपको बताता हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से लड़ रहा हूं इस पे। मैंने ट्रिपल तलाक जब चैलेंज किया, उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंज ने फाइल किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के और लड़की की शादी की मिनिमम एज एक समान हो जाएगी। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में अभी भी 18 साल और 21 साल है। फायदा किसको होगा? हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि उनकी शादी की जो मिनिमम एज है 9 साल है। पीरियड आ जाए या 9 साल, अगर 9 साल के पहले पीरियड आ गया तो 8 साल भी, और नहीं तो 9 साल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, उनको भी 18 और 21 हो जाएगी, जो अभी 9 साल चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। डिवोर्स किस किस आधार पे होना है? बचपन के आधार पे होना है, कोड के आधार पे होना है, नपुंसकता के आधार पे होना है, जो भी 10 ग्राउंड 5 ग्राउंड है वो कोडिफाइड हो जाएंगे। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी कोडिफाइड है। तो फायदा किसको हुआ? 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट। और उन तीनों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो तीनों कानून बिना किसी चर्चा के बने थे, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। कुछ क्रिश्चियन फादर और पादरी गए, अंग्रेजों को बोला कि भाई ये काम करो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दो। बोले क्या क्या करना है? बोले ये कर दो। उसमें एक भी महिला थी नहीं, महिला से पूछा नहीं, कानून बना दिया। फिर पारसी गए, बोले जी हमारे लिए कानून बना दो। बोले क्या क्या करना है बताओ। स्वाभाविक सी बात है, महिलाएं तो गई नहीं, 2-4 पुरुष गए, उनके कहने पर कानून बना दिया। उसके बाद मौलवी और मौलाना गए, बोले काम करो, दोनों को बना दो, हमको भी एक बना दो। बोले ये लो तुम्हारे लिए क्या क्या करना है? बोले काम करो, कानून बना दो, हलाला वलाला करने का हमको छूट दे दो। तो आजादी के पहले जो 3 कानून बने हैं वो पुरुषों के, पास्टर के, पादरी के, मौलवी के, मौलाना के कहने से बने, बिना किसी डिबेट से बने। उस समय न संसद थी, न सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान था। इसलिए वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एक्ट पूरी तरीके एक तरफा है। उसमें पति पत्नी का अधिकार एक समान नहीं है, भाई बहन के अधिकार एक समान नहीं है, माता पिता के एक समान अधिकार नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारे ऊपर जो चल रहा है यही चलेगा, इससे कुछ ज्यादा होना नहीं है। अब आते हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो गए, फिर होगा प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, कैसे कैसे डिवोर्स होना है। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पता है फैमिली कोर्ट मुकदमा जाएगा। उधर चल रहा है तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। 3 तलाक खत्म हो गया, फिर भी 4 और चला। मैंने 4 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। व्हाट्सएप से आज भी हो रहा है, ईमेल से आज भी हो रहा है, कुरियर से आज भी हो रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आज भी हो रहा है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आज भी हो रहा है। तो आपका प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक डिसाइड हो जाएगा, और क्या होगा? वही होगा जो हिंदू जैन बौद्ध सिख का हो रहा है। फिर क्या होगा? ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता किस किस आधार पर मिलेगा, एक कोडिफाइड लॉ हो जाएगा, और कितना मिलेगा, फार्मूला क्या है, वो कोडिफाई हो जाएगा। हालांकि उसको हिंदू जैन बौद्ध सिख में भी कोडिफाई करने की जरूरत है। हो क्या रहा है?
पति की सेम कंडीशन है, पत्नी की सेम कंडीशन है, लेकिन दिल्ली की कोर्ट अलग गुजारा भत्ता देती है, गाजियाबाद की अलग देती है, गुड़गांव की अलग देती है, फरीदाबाद की अलग देती है, नोएडा की अलग देती है। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला, एक उसका सेट फार्मूला नहीं बनाया, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बनाया। अब समय आ चुका है कि इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। जज साहब केवल ये कह दें, ये बताएं कि फार्मूला गुजारा भत्ता देना है कि नहीं देना, कितना देना है वो तो कंप्यूटर को बताना चाहिए। अभी जज साहब बता रहे कितना देना है, वो बंद होना चाहिए। और क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, न जैन को फर्क पड़ा, न हिंदू जैन, बहुत कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर क्या होगा? बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको हो जाएगा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है। और मैं तो कह रहा हूं पूरे देश के जितने भी अनाथ बच्चे हैं, हमारे 24 तीर्थंकरों के नाम से नाथ हैं, इसलिए सारे अनाथ बच्चे किसको मिलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। देश की सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा। वो जैन बनेंगे, जैन की संख्या बढ़ेगी, और जैन की संख्या बढ़ेगी तो देश में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। मैंने आज तक, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैंने अपनी पूरे लाइफ में कोई जैन बलात्कारी नहीं देखा। मुझे आज तक, मैं पटियाला हाउस कोर्ट में पता करता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट पता करता हूं, कोई जैन न रेपिस्ट मिला, न बलात्कारी, न ड्रग स्मगलर मिला, न अपहरण करने वाला मिला, न फिरौती वसूलने वाला मिला। जैन केवल एक ही काम करते हैं जो हर्षद भाई मेहता करते थे। अरे ये तो लाइट करने के लिए। तो अगर वास्तव में जैनिज्म जितने लोग फॉलो करेंगे, भारत में अपराध उतना कम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक पति एक पत्नी पहले ही है, फायदा किसको होगा? जहां सौतन आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले ही है, तो फायदा किसको हुआ? उधर बेटियों को नहीं मिलता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का 100% फायदा मुस्लिम बेटियों को है, 80% फायदा पारसी बेटियों को है, 60% फायदा क्रिश्चियन बेटियों को है, हिंदू जैन बौद्ध सिख को जीरो। आए तो ना आए तो, लेकिन लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अलगाववादी सोच खत्म होगी। हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट में पूछ के नहीं, पार्लियामेंट में वेल डिजाइन। जब संविधान, जब देश स्वतंत्र हो गया तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लोढ़ा जी हैं, वही हमारे। बहुत अच्छा। देखिए ये लोग बहुत, हाँ प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको एक बात और बता दूं इसी सवाल के सवाल में, उत्तर में, मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। उस जमाने में बहुविवाह होता था, और भगवान श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। दुनिया का ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, अब हम एक पति एक। उत्तराखंड पढ़िए, उत्तराखंड में इसका वर्णन है, रामायण का उत्तराखंड में इसका वर्णन है इसका। उन्होंने बोला नहीं, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, और चूंकि हमने प्रजा को बोला हुआ है लागू करने के लिए, इसलिए सबसे पहले हम चारों भाई लागू करेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। और यही नहीं, मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लागू करने वाले भी भगवान श्री राम। इसलिए भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। रामायण में और रामचरितमानस में, उत्तराखंड में इसका वर्णन है। पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस की बात होती है तो राम राज्य की बात होती है, क्योंकि सबसे पहले प्लान्ड वे में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भी भगवान श्री राम है। हालांकि उसके पहले राजा रघु लागू कर चुके थे। हम लोग रघु जी के बारे में चौपाई सुनते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन भगवान महाराज रघु ने एक और सिस्टम लागू किया था जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन, और उसी का परिणाम था कि राजा दशरथ जो राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, और सुमंत जो गरीब परिवार के थे और नाविक के बेटे थे, दोनों एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े। राजा रघु के पहले चारों वर्णों का अलग अलग गुरुकुल होता था, चारों वर्णों का अलग अलग गुरुकुल होता था। उन्होंने बोला नहीं, यूनिफॉर्म चलेगा, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और वो परंपरा आगे भी आई। इसलिए कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े।
राम और निषाद राज एक साथ पढ़े। अब हमने वो सिस्टम छोड़ दिया है, मंत्री का बेटा अलग स्कूल में पढ़ता है, संतरी का बेटा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बेटा अलग स्कूल में पढ़ता है, क्लर्क का बेटा अलग स्कूल में पढ़ता है। तो अगर भारत की एकता अखंडता को मजबूत करना है तो जैसे चीन जो हमसे क्षेत्रफल में 3 गुना है, उसने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड कर दिया, 1 नेशन 1 सिलेबस कर दिया, 1 नेशन 1 करिकुलम कर दिया। वो सिस्टम हमें भी लागू करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे इतने बड़े देश में कैसे हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? और वैसे अलग अलग क्यों पढ़ाना? अरे फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जियोलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, मैथ का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है, संस्कृत का एक हो सकता है, सबका एक हो सकता है। भाई 2-3 किताब राज्यों पे दे दो कि महाराष्ट्र वाले लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, लोकल अपना एनवायरमेंट पढ़ा लें, तमिलनाडु वाले अपनी लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी, लोकल अपनी वो पढ़ा लें। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिल वाला तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस करिकुलम अलग अलग की होनी चाहिए। देश को अगर एकता अखंडता मजबूत करना है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। उस पर मेरी पीएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।